आजकल दिल्ली हाईकोर्ट कॉरिडोर्स का माहौल इतना चार्ज रह रहा है कि लीगल सर्कल्स में एक सवाल अचानक से घूमने लगा है। जहां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सपोर्ट में अपनी सबमिशन फाइल की, क्या वही सबमिशन अब उनकी मुश्किलें बढ़ा गया है? क्योंकि जो चीज़ सीबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस समझ के फाइल की थी, वो अब उल्टा उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है और साथ ही पूरे जुडिशियल सिस्टम के एक अनकंफर्टेबल सच को सामने ले आई है। और जब इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में हो फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, तो नेचुरली पूरा देश इसको क्लोजली देख रहा है। तो व्यूवर्स, इस केस में अब क्या लेटेस्ट अपडेट आई है और लोगों के मन में सवाल क्यों उठे हैं, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन समझिए ध्यान से। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और 22 और लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। इस डिस्चार्ज को चैलेंज करते हुए सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और मैटर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने लिस्ट हुआ। तभी अरविंद केजरीवाल और बाकी डिस्चार्जीज ने एक रेक्यूजल प्ली डाल दिया। मतलब ये रिक्वेस्ट कि जस्टिस शर्मा खुद को इस केस से अलग कर ले। अब ये कोई नॉर्मल एलिगेशन नहीं था, इसमें 10 से ज़्यादा ग्राउंड्स फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए थे, जिसमें उनके प्रीवियस ऑर्डर्स का टोन, उनका अलिज्ड एसोसिएशन विद अधिवक्ता परिषद इवेंट्स और इस पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर में उनकी अनयूजुअल अर्जेंसी जैसे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे। अब अप्रैल 6 को जब ये रेक्यूजल एप्लीकेशन आया तो जस्टिस शर्मा ने नोटिस इशू किया और सीबीआई को बोला कि अगर चाहे तो वो अपना रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। अब अप्रैल 13 को अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपीयर हुए और अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रखे और फिर अप्रैल 14 को एक एडिशनल एफिडेविट फाइल हुआ, जिसमें एक नया एंगल ऐड किया गया जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में आ गया। ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू। अब इस एफिडेविट में ये हाईलाइट किया गया कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा मल्टीपल गवर्नमेंट काउंसिल पैनल्स पर इम्पैनल्ड है। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तक एक्सटेंड करते हैं। और यहाँ एक सीरियस कंसर्न रेज हुआ, देयर आर नो ट्रांसपेरेंट फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर सच इम्पैनलमेंट। बहुत सारे एक्सपीरियंस लॉयर्स को भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, जबकि यहाँ रिलेटिवली कम एक्सपीरियंस में ही मल्टीपल पोजीशंस मिल गई है। और इसके साथ ही ये भी पॉइंट आउट किया गया कि पिछले कुछ सालों में काफी गवर्नमेंट केसेस ईशान शर्मा को अलॉट किए गए हैं और जो सीनियर लॉ ऑफिसर्स ये केसेस अलॉट करते हैं, वहीं इस लिकर पॉलिसी केस में जस्टिस शर्मा के सामने अपीयर भी हो रहे हैं। तो नेचुरली एक परसेप्शन इशू क्रिएट होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन अपीयरेंस का क्वेश्चन तो उठता ही। और अब आते हैं सबसे क्रूशियल मोमेंट पर। अप्रैल 16 को सीबीआई ने अपनी रिटन सबमिशन फाइल की और यहीं पर वो स्टेटमेंट आया जिसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। सीबीआई ने कहा कि इफ केजरीवाल्स लॉजिक वर टू बी एक्सेप्टेड, देन जजेस अक्रॉस द कंट्री हुज रिलेटिव्स सिट ऑन गवर्नमेंट पैनल्स वुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हियरिंग केसेस इन्वॉल्विंग दोज वेरी गवर्नमेंट्स। अब सीबीआई का इंटेंशन सिंपल था, वो ये दिखाना चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट इम्प्रैक्टिकल है, ओवर ब्रॉड है और जुडिशरी को डिसरप्ट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेटमेंट ने एक और ही बात रिवील कर दी। अगर सच में जजेस अक्रॉस द कंट्री के रिलेटिव्स गवर्नमेंट पैनल्स पर हैं, तो इसका मतलब ये इशू आइसोलेटेड नहीं है, ये एक वाइड स्प्रेड पैटर्न है, जैसा कि लोगों का मानना हो गया है। और यहीं पर पूरा डिबेट ही शिफ्ट हो जाता है। जो बात सीबीआई ने एक डिफेंस के रूप में बोली, वो एक्चुअली एक सीरियस कंसर्न भी बन जाती है। मतलब ये कहना कि ऐसे तो हर जगह होता है कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी डीपली एम्बेडेड है सिस्टम में। और ये कंट्रोवर्सी एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल को भी स्पॉटलाइट में लाती है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब सिर्फ जज का फेयर होना काफी नहीं है, पब्लिक को भी क्लियरली दिखना चाहिए कि फेयरनेस मेंटेन हो रही है। और यहीं पर एग्जैक्टली वही डाउट रेज हो गया है। अब एक सिंपल सवाल उठता है, क्या ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी? आंसर है हाँ। अगर शुरू में ही जस्टिस शर्मा ये डिस्क्लोज कर देती कि उनके बच्चे गवर्नमेंट पैनल्स पर हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती, पार्टीज को ओपनली इन्फॉर्म किया जा सकता था और अगर किसी को कंसर्न होता तो वो उस बेसिस पर रेक्यूजल रिक्वेस्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड जब इशू रेज हुआ तब एक डिफेंसिव अप्रोच देखने को मिला और सीबीआई ने भी ट्रांसपेरेंसी के इंस्टेड एक अग्रेसिव स्टैंड लिया, जिसमें उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को absurd बताने की कोशिश की। अब सीबीआई ने अपने रिप्लाई में ये भी क्लैरिफाई किया कि जस्टिस शर्मा के बच्चे इस पर्टिकुलर केस में अपीयर नहीं कर रहे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट लिमिटेड है। इशू ये नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं, इशू ये है कि उनका ऑनगोइंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ है और वो गवर्नमेंट इस केस में पार्टी है। इसलिए परसेप्शन का क्वेश्चन अनअवॉइडेबल हो जाता है। और ये पूरा एपिसोड एक लार्जर सिस्टमिक इशू को हाईलाइट करता है। इंडियन लीगल सिस्टम में ओवरलैपिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को काफ़ी हद तक नॉर्मल मान लिया गया है,
जब तक कोई लिटिगेंट या जर्नलिस्ट इसको हाईलाइट नहीं करता तब तक ये बैकग्राउंड में ही रहता है, और जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में आता है तो सिस्टम सडनली डिफेंसिव हो जाता है। इसीलिए अब बात सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रह गई है, ये एक ब्रॉडर रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग एथिकल फ्रेमवर्क है, दी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997, उसमें लिखा है कि नॉट हियर एंड डिसाइड अ मैटर इन विच अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अ क्लोज रिलेशन और अ फ्रेंड इज कंसर्न्ड। लेकिन ये प्रोविजन काफ़ी जनरल है और मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता। अब ज़रूरत है क्लियर और इन्फोर्सेबल जुडिशियल कोड ऑफ एथिक्स की, ऐसा कोड जो ये क्लियरली मैंडेट करे कि जजेस को अपने और अपने इमीडिएटली फैमिली के रेलेवेंट प्रोफेशनल कनेक्शंस डिस्क्लोज करने होंगे। और ये डिस्क्लोजर ऑप्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि मैंडेटरी होना चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों की डिमांड उठी है। यहाँ एक बैलेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी है। हर सिचुएशन में ऑटोमेटिक रिक्यूजल प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, जज रेलेवेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करे, पार्टीज़ को इन्फॉर्म करे, और अगर कोई पार्टी डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करती है तो उसको सीरियसली कंसिडर किया जाए। इस केस को सीबीआई ने अपने रिप्लाई में टेस्ट केस बोला। शायद उनका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सच में एक टेस्ट केस बन चुका है। लेकिन ये टेस्ट ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है, ये टेस्ट ये है कि क्या जुडिशरी अपने सिस्टम के अंदर के इश्यूज़ को एक्नॉलेज करेगी और उन्हें एड्रेस करेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पूरा कंट्रोवर्सी एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ट्रेल से ट्रिगर हुआ। आरटीआई रिस्पॉन्सेज, पब्लिक रिकॉर्ड्स और एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने एक ऐसा पैटर्न को हाईलाइट कर दिया जो अदरवाइज अननोटिस्ड रह जाता। एंड में पिक्चर काफ़ी क्लियर है। सीबीआई का जो काउंटर था वो सिर्फ एक लीगल रिप्लाई नहीं रह गया, वो एक ऐसा स्टेटमेंट बन गया है जो ये दिखाता है कि इशू इंडिविजुअल नहीं स्ट्रक्चरल है, और जब तक इस स्ट्रक्चरल इशू को एड्रेस नहीं किया जाता तब तक ऐसे डाउट्स और कंट्रोवर्सीज बार बार सामने आते रहेंगे। तो अब असली सवाल ये है कि क्या इंडियन जुडिशरी इस मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगी? क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि अगर सिस्टम खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन नहीं करेगा तो फिर हर पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में पब्लिक ट्रस्ट का सवाल उठता रहेगा। अब व्यूअर्स, इस केस में हमें पता ही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सिटिंग जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रिक्यूजल प्ली पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, और उन्होंने लास्ट हियरिंग में एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर रखते हुए कहा भी था कि ऑर्डर रिजर्व ही रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट्स इस केस में और इस केस को वापस से रीओपन नहीं करेंगी। तो उम्मीद है कि वो ऑर्डर हम सबके सामने जल्दी आ सकता है। पर व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।